गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अंशु कुमार गुप्ता आपके अपने चैनल एग्जाम क्रांति में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का क्लास हमारा सेशन है स्टैटिक्स जीके एंड करंट अफेयर्स सेट 7। हम लोग पिछले 6 सेटों में देख चुके हैं कि स्टैटिक्स जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज भी हम लोग अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और सेट 7वां करेंगे। इसमें देखेंगे कि एग्जाम व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है और फ्यूचर आने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं और बिना किसी बकवासगिरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका अपना सेशन। तो चलते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का सदस्य नहीं है? आपको बताना है किन 4 ऑप्शनों में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। आपके पास ऑप्शन है भारत, कंबोडिया, पाकिस्तान या नेपाल। इन 4 देशों में से बताना है आपको कि सार्क का सदस्य देश नहीं है। भारत, कंबोडिया, पाकिस्तान या नेपाल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपके पास कुल 10 सेकेंड है अब इसका सही उत्तर देने के लिए। जल्दी जल्दी कमेंट करके हमें बताइए किसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कंबोडिया। क्या होगा इसका सही ऑप्शन आंसर? तो ऑप्शन बी, कंबोडिया इसका सही उत्तर होगा। तो इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। फैक्ट्स बोल रहा है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन होगा, यहाँ संघ लिखा गया है, माफ कीजिएगा। सार्क की स्थापना दिसंबर 1985 ईस्वी में बांग्लादेश के राजधानी ढाका में की गई। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नेपाल में। कहाँ? नेपाल की राजधानी काठमांडू में कुल 8 सदस्य और सबसे नया सदस्य कौन कौन सा है? तो सबसे नया सदस्य है अफगानिस्तान। और कुल 8 सदस्य देख लेते हैं कौन कौन सा देश आता है इसमें जो दक्षिण एशियाई देश है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इन 8 सदस्य देशों में मुख्य देश हैं। मुख्य क्या, कुल मिलाकर 8 ही देश है और 8 देश का भी नाम लिखा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का सेशन का हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, इनमें से कौन सा संगठन सबसे पहले गठित हुआ? इनमें से कौन सा संगठन सबसे पहले गठित हुआ? आपके पास ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी विश्व स्वास्थ्य संगठन, सी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या डी खाद्य एवं कृषि संगठन। इन 4 ऑप्शनों में से बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में से बताना है किसका गठन, किसकी स्थापना सबसे पहले की गई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की या विश्व स्वास्थ्य संगठन की या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की या अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना की गई। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर देने के लिए आपको पास कुल 10 सेकेंड है। इसका जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसकी स्थापना इन तीनों स्थापना करने से पहले की गई। देख लेते हैं इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स को। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की गठन कब हुआ? तो 1919 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन, जिसे WHO भी कहा जाता है, उसकी स्थापना कब हुई? 1948 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? तो 1945 ईस्वी में। एवं खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1945 ईस्वी में। हम कह सकते हैं इन 4 में से कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना सबसे पहले में की गई, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 ईस्वी को। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन है, बजट एक लेख पत्र है। बजट एक लेख पत्र है, सरकार की एक लेख पत्र। कौन सा लेख पत्र? मुद्रा बचत नीति का, या सरकार की वाणिज्य नीति का, या सरकार की राजकोषीय नीति का, या मौद्रिक नीति का। इन 4 नीतियों में से बताना है कि मुद्रा बचत नीति, वाणिज्य नीति, राजकोषीय नीति या मौद्रिक नीति में से बजट एक लेख पत्र। इसका सही उत्तर क्या होगा? आपके पास कुल 10 सेकेंड है इसके जवाब देने के लिए। कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, सरकार की राजकोषीय नीति का बजट एक लेख पत्र है। ऑप्शन सी, सरकार की राजकोषीय नीति का बजट एक लेख पत्र है। इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। वो पहला फैक्ट बोल रहा है कि बजट सरकार की राजकोषीय नीति से संबंधित होता है। बजट प्रत्येक वर्ष
वित्तीय वर्ष कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से अगले साल का 31 मार्च तक स्टार्ट होता है कि सरकार की प्राप्तियों एवं व्ययों का एक विवरण है, लेखा जोखा है। वर्ष 2017 ईस्वी में बजट संसद में 1 फरवरी को प्रस्तुत किया गया था, जो हाल ही फिलहाल में प्रस्तुत हुआ है, 2 दिन पहले ही। तो बजट का संबंध भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 112 में उल्लेखित है, वर्णन किया गया है 112 आर्टिकल में भारतीय संविधान के बजट के बारे में, वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में उल्लेखित किया है भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 112 में। बढ़ते अपने सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14 बोल रहा है, चौथा बोल रहा है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनाया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनाया था? कृष्णदेवराय ने, राजेंद्र चोल ने, अशोका ने या नरसिंह वर्मन ने बनाया था? इन 4 ऑप्शनों में से बताना है कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनाया था? कृष्णदेवराय जी ने, राजेंद्र चोल ने, अशोक ने या नरसिंह वर्मन ने बनाया था? सही उत्तर देने के लिए आपके पास कुल 10 सेकेंड है। इसका उत्तर बताना है आपको कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनाया था। साथ ही बताना है कि कौन से राज्य में भी उपस्थित है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नरसिंह वर्मन जी ने कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। यह कहाँ? उड़ीसा राज्य के पुरी क्षेत्र में स्थित है। इसको गंग वंश के शासक नरसिंह वर्मन ने प्रथम ने बनवाया था। इसे काला पैगोडा अथवा ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। पैगोडा, पकोड़ा नहीं समझिए, पैगोडा। तो काला पैगोडा बनाया था। इस मंदिर को काला पैगोडा भी कहा जाता है। यह मंदिर लाल बलुआई पत्थर एवं ग्रेनाइट से निर्मित था। और 1984 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। कब किया गया है? तो 1984 ईस्वी में। किसे? उड़ीसा के कोणार्क मंदिर को किसके द्वारा बनाया था? गंग शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था, जो बलुआई पत्थर और ग्रेनाइट से बना हुआ है, जिसे काला पैगोडा भी कहा जाता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है 10 फरवरी, 28 फरवरी, 10 फरवरी, 20 फरवरी, 24 फरवरी। इन 4 ऑप्शनों में से बताना है। आपके पास कुल 10 सेकेंड है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 28 फरवरी। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय हर वर्ष 28 फरवरी को भारत में कौन सा दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कौन से उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो इसी दिन 28 फरवरी को सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की घोषणा की थी। 1928 ईस्वी को इसी दिन को याद में करके राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। बाद में 1930 ईस्वी में इन्हें रमन प्रभाव के लिए जो खोजा गया था, सीवी रमन द्वारा, चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा खोजा गया था, जो 1930 ईस्वी में नोबेल प्राइज मिला। और खास बात यह है कि भारत का ही नहीं, एशिया का प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला। और सभी क्षेत्र मिला के मतलब कुल 6 क्षेत्रों में जब शुरुआत हुआ तो 5 क्षेत्रों में मिल रहा था नोबेल प्राइज, बाद में इकोनॉमिक्स में भी मिलने लगा। लेकिन शुरुआती दौर में एशिया के प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला सबसे पहले? तो साहित्य क्षेत्र में कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर को 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए मिला था। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन का 6वां क्वेश्चन बोल रहा है, चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है चोल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। राजेंद्र प्रथम ने, राजेंद्र द्वितीय ने, राजराज ने या डी विजयालय ने। इन 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है। आपके पास कुल 10 सेकेंड है कि चोल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। राजेंद्र प्रथम ने, राजेंद्र द्वितीय ने, सी राजराज ने या डी विजयालय ने। इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि
चोल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? कमेंट करके बताइए। आपके पास कुल 10 सेकेंड है, तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, विजयालय ने चोल चोल साम्राज्य की स्थापना की थी। कब की थी? तो 850 ईस्वी में विजयालय ने कांची के पल्लवों को पराजित किए थी, जो उनके ही सामंत थे, उनको पराजित कर चोल वंश की स्थापना की थी। लगभग 21 वर्ष तक 871 ईस्वी तक शासन किए थे चोल वंश चोल साम्राज्य पर, और तंजौर को अपनी राजधानी बनाई थी। तो चोलों की राजधानी क्या थी? तंजौर। तंजौर को अपनी उसने राजधानी बनाई थी। आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन का सातवां क्वेश्चन कह रहा है 1565 ईस्वी में 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध हुआ? तालीकोटा का युद्ध, या पानीपत का प्रथम युद्ध, या खानवा का युद्ध, या पानीपत का द्वितीय युद्ध? इन चार ऑप्शन में से बताना है। आपके पास कुल 10 सेकेंड है कि 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तालीकोटा का युद्ध, या पानीपत का प्रथम युद्ध, या खानवा का युद्ध, या पानीपत का द्वितीय युद्ध? इसका जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि कौन सा आंसर सही है इसका। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में विजयनगर एवं दक्कन के मुस्लिम साम्राज्यों के बीच लड़ा गया, जिसमें विजयनगर की हार हुई। और उस समय के शासक कौन थे? तो सदाशिव राय थे उस समय विजयनगर के राजा, शासक भी थे। आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन बोला है कि मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे? आपको बताना है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था जिसकी नियुक्ति मुगल साम्राज्य ने की थी। आपके पास ऑप्शन है अलवर्दी खां, सुजादुल्ला मोहम्मद खां, मुर्शीद कुली खां, या सरफराज खां। आपके पास कुल 10 सेकेंड है, कमेंट करके बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मुर्शूद कुली खां। क्या ऑप्शन होगा? मुर्शूद कुली खां इसके सही उत्तर होगा, जो मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल के अंतिम गवर्नर थे। इनकी नियुक्ति 1717 ईस्वी में फर्रुख द्वारा की गई थी। बाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली, और जो वर्तमान में बांग्लादेश की ढाका राजधानी है, वहां से उनकी राजधानी को मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर लिया था। आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1920 ईस्वी के नागपुर के भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। आपके पास ऑप्शन है सी आर दास, बी मदन मोहन मालवीय, सी एनी बेसेंट, या डी बीसी पॉल। आपके पास कुल 10 सेकेंड है, कमेंट करके बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। आपको बताना है कि 1920 ईस्वी में जो नागपुर में के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किसने किया था? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सी आर दास ने। सी आर दास जी ने, जिसे देशबंधु के नाम से भी उपनाम से प्रचलित है। सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग के प्रस्ताव रखा था। कब रखा था? सितंबर में 1920 ईस्वी में कलकत्ता के अधिवेशन पे। पर इस प्रस्ताव में कुछ विभिन्न मुद्दों पर कुछ युवा नेता जैसे सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय को विरोध था। क्या था? विरोध था। परंतु नागपुर के 1920 में के अधिवेशन में सी आर दास ने स्वयं इस प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। इस समय स्वयं 1920 में सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में इसके विरोधी थे कुछ मुद्दों पर, विभिन्न मुद्दों पर, लेकिन नागपुर के अधिवेशन में उन्होंने खुद सी आर दास जी ने स्वयं इस प्रस्ताव को प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इस अधिवेशन की अध्यक्षता सी विजय राघवाचारी ने की थी। विजय राघवाचारी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में
भारतीय राष्ट्रीय के प्रतिनिधित्व के रूप में निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने प्रथम बार भाग लिया? प्रथम और आखिरी बार, कांग्रेस के द्वारा आखिरी बार 3 गोलमेज युद्ध में सम्मेलन हुआ, जिसमें किसी एक में ही गांधी जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में, प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिया। आपको बताना है कि कौन सा सम्मेलन था वो, प्रथम, द्वितीय, तृतीय गोलमेज सम्मेलन या उपयुक्त में से कोई नहीं, या इनमें से या ही नहीं। पहले ही मालूम चल गया था, एक में लिया गया तो ऑप्शन डी तो होगा नहीं, ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। यह भाग कब से कब तक सम्मेलन था? तो 17 सितंबर 1931 से लेकर 7 दिसंबर 1931 तक चला था दूसरा गोलमेज सम्मेलन, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कौन किया था? तो गांधी जी ने। और पहला और तीसरा में नहीं गए थे कांग्रेस का कोई भी सम्मेलन। और इसकी सफलता पर गांधी जी ने कहा था, मैं खाली हाथ अवश्य लौटा हूं, परंतु मैंने अपने देश की इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया। ठीक है, इन्होंने मुंबई लौट कर क्या बोला था कि मैं खाली हाथ जरूर लौटा हूं, पर अपने देश की इज्जत पर बट्टा लगने नहीं दिया। इस कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में कौन भाग लिया था? तो गांधी जी ने भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी कौन से जहाज से गए थे? तो एसएस राजपुताना से, और वहां लंदन के किंगसे होटल में ठहरे थे। कौन से? किंगसे पैलेस में, सॉरी तुम्हारे होटल नहीं हुआ, पैलेस होगा, किंगसे पैलेस में ठहरे थे। एसएस राजपुताना जहाज से गए थे और किंगसे पैलेस में ठहरे थे, जो लंदन में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोला है, सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा क्या है? एक प्रकार का ब्लैक होल है, या एक विस्फोटक तारा, या क्षुद्र ग्रह, या धूमकेतु है। आपके पास कुल 10 सेकेंड है इस सरल क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए कि सुपरनोवा क्या है? एक ब्लैक होल है, या विस्फोटक तारा है, या क्षुद्र ग्रह है, या धूमकेतु है? कमेंट करके जल्दी बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, एक प्रकार का विस्फोटक तारा है सुपरनोवा। एक प्रकार का विस्फोटक तारा है सुपरनोवा, एक प्रकार का विस्फोटक तारा है सुपरनोवा। यह तारा लाल रंग का दिखाई देता है। कौन सा कलर का? लाल रंग का दिखाई देता है, जिसे रक्त दानव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपरनोवा को रक्त दानव भी कहते हैं, जो लाल रंग का दिखाई देता है। इसके फलस्वरूप हीलियम कार्बन में बदल जाता है। किसमें बदलता है? हीलियम कार्बन में बदल जाता है, जिसमें तारे में तीव्र विस्फोट होता है। मालूम चल गया सुपरनोवा को क्या है? विस्फोटक तारा करता है, जो हीलियम कार्बन में चेंज हो जाता है और वह विस्फोटक तारा विस्फोट करता है। समझ में आया? ये तारा लाल रंग का दिखाई देता है, जिसे रक्त दानव भी कहते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है, किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितना समय अंतराल, मतलब एक ज्वार भाटा के बाद कितने समय के बाद दूसरा ज्वार भाटा आता है? कुल मिला के 24 घंटे में आते हैं 2 ज्वार भाटा, लेकिन एक और दूसरे के बीच का गैप कितना होता है? तो आपको यह बताना है। ए ऑप्शन 12 घंटा, या 12 घंटा 26 मिनट, या 24 घंटे, या 15 घंटा 30 मिनट। इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि एक और दूसरे के बीच में कितने समय का अंतर होता है, कितने टाइम का अंतर होता है। आपके पास कुल 10 सेकेंड है, कमेंट करके बता सकते हैं इसका आंसर। आपने 10वीं में इसको बार बार रटा होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन, कौन सा होगा? जल्दी कमेंट कीजिए, कौन सा होगा? ऑप्शन बी, 12 घंटे 26 मिनट। किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितना समय का अंतर होता है? तो इसका उत्तर होता है ऑप्शन बी, 12 घंटे और 26 मिनट। बोल रहा है किस लिए आता है? सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण की शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार, तथा सागरीय जल के नीचे गिरकर पीछे लौटने को, सागर की ओर लौटने को भाटा कहता है। अर्थात सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण क्या होता है? पृथ्वी के पर जो सागर है उसका जल क्या होता है? ऊपर उठता है, जिसे ज्वार कहते हैं। जैसे और कुछ देर बाद वो नीचे होकर समुद्र की ओर चला जाता है, तो उसके कहते हैं भाटा कहते हैं। यह प्रत्येक स्थल पर समानांतर 24 घंटे में 2 बार आता है। 24 घंटे क्या 2 बार आता है। और प्रत्येक ज्वार, एक ज्वार के बाद दूसरे ज्वार
कि भी एक ज्वार भाटा के बाद दूसरे ज्वार भाटा कब आता है, तो बीच में समय लगता है 12 घंटा 26 मिनट का समय लगता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13वां कहता है व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? अब्दुल कलाम द्वीप या सतीश धवन द्वीप या सीवी रमन द्वीप या विक्रम साराभाई? आपके पास कुल 10 सेकेंड है, इसका उत्तर का कमेंट करके बताइए सही उत्तर क्या होगा। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? अब्दुल कलाम द्वीप या बी सतीश धवन द्वीप या सी सीवी रमन द्वीप या डी विक्रम साराभाई द्वीप? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अब्दुल कलाम द्वीप। क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अब्दुल कलाम द्वीप। तो अब व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या हुआ? अब्दुल कलाम द्वीप हुआ, जो उड़ीसा सरकार ने 2 सितंबर 2015 को इस द्वीप का नामकरण किया। भारत के महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के याद में। कौन, किस सरकार ने? तो उड़ीसा सरकार ने 2 सितंबर 2015 ईस्वी को किसके याद में? भारत के मिसाइल मैन कहे जाने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और भारत के पूर्व राष्ट्रपति कह सकते हैं, पीपुल्स प्रेसिडेंट भी कहते हैं। यह द्वीप भारत के पूर्वी तट से लगभग, भारत के पूर्वी तट उड़ीसा है, इसके पूर्वी तट से लगभग 10 किलोमीटर, कितने किलोमीटर? 10 किलोमीटर दूर पर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है व्हीलर द्वीप? जो अभी नया नाम है व्हीलर द्वीप का अब्दुल कलाम द्वीप, जो उड़ीसा सरकार ने 2 सितंबर 2015 ईस्वी में इसका नामकरण व्हीलर द्वीप से क्या रख दिया था? अब्दुल कलाम द्वीप। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है जोजिला दर्रा जोड़ता है। जोजिला एक प्रकार का दर्रा है जो किसे जोड़ता है? जो हिमालय पर्वत में स्थित है, वो किसे जोड़ता है? कलिम्पोंग और लहांस को जोड़ता है, या चाबा या और स्पीति को जोड़ता है, या अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है, और डी श्रीनगर या लेह को जोड़ता है? इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि जोजिला दर्रा से जोड़ता है। आपके पास कुल 10 सेकेंड है, कमेंट करके बता सकते हैं आप इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी श्रीनगर और लेह। क्या होगा? श्रीनगर और लेह। जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। जोजिला दर्रा हिमालय पर्वत का एक पश्चिमी भाग है। कौन सा भाग है? पश्चिमी भाग है, जो पंजाब हिमालय में स्थित है। जोजिला दर्रा कहाँ है? पश्चिमी भाग है, जो पंजाब हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यह श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, जो शीत ऋतु में क्या होता है, उसे बिल्कुल बंद हो जाता है बर्फ के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन बोल रहा है अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? अर्थात भारत ये है कि बंगाल की खाड़ी हो गई यहाँ पर ये हिंद महासागर और ये अरब सागर। यहाँ जो द्वीप होता है उसकी निम्नलिखित विशेषता क्या है? आपको बताना है कि निम्नलिखित विशेषता क्या होता है। ऑप्शन पहला बताइए मुख्य भूमि के विस्तारित क्षेत्र में है, ये मुख्य भूमि के विस्तारित क्षेत्र में है। बी बता रहा है ये सभी बी बता रहा है वे सभी प्रवाल उद्गम के यथा इन द्वीपों का निर्माण प्रवालों के जमाव से हुआ है। डी बोल रहा है वे आकार में काफी छोटे होते हैं। आकार में क्या है? काफी छोटे हैं। डी बोल रहा है वहां अति शुष्क जलवायु, वहां क्या होती है? अति शुष्क जलवायु। अरब सागर के द्वीपों की एक विशेषता बताना है जो सब में पाया जाता है, वो क्या है? कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका उत्तर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। क्या होगा इसका आंसर? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, ये सभी प्रवाल उद्गम के हैं। कैसे हैं? तो प्रवाल उद्गम से के हैं। अरब सागर में जो भी द्वीप है वो लगभग सभी द्वीप क्या हैं? वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये सभी द्वीप प्रवाल, दिख रहा है, सभी द्वीप प्रवाल जीवों के जमाव से निर्मित हुए हैं। किससे हुए हैं? प्रवाल जीवों के जमाव से निर्मित हुए, अर्थात प्रवाल उद्गम हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन का 16वां क्वेश्चन बोल रहा है
16वां क्वेश्चन बोल रहा है प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान, प्रधानमंत्री के नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्गत लिया गया है। आपको बताना है जो प्रधानमंत्री का पोस्ट है, पोजीशन है, स्थिति है, भारतीय संविधान की कौन से आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है। आर्टिकल नंबर 76 या आर्टिकल नंबर 75 या आर्टिकल नंबर 73 या आर्टिकल नंबर 72। कमेंट करके बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। आपके पास कुल 10 सेकेंड है, तो इसका सही उत्तर क्या हुआ जल्दी कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 75। आर्टिकल नंबर 75 में 1 बताता है संविधान के अनुच्छेद 75 1 के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति का भारत का राष्ट्रपति करेगा, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। तो कौन सा अनुच्छेद में है, तो 75(1) में दिया गया है। कौन नियुक्त करेगा, तो भारत का राष्ट्रपति, और अन्य मंत्रियों को नियुक्त कौन करेगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं, तो ए है केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी मंत्री। याद रखिए कैबिनेट मतलब राज्य मंत्री भी आ गया इसमें और केंद्रीय मंत्री भी आ गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, बी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सी संसदीय प्रकल्प समिति के सदस्य, या डी सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के मंत्रिमंडल के सदस्य। आपको बताना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन सा सदस्य शामिल होता है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद में हिस्सा लेते हैं। कौन लेता हिस्सा लेते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। इसका राष्ट्रीय विकास परिषद जिसे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी कहा जाता है की स्थापना 6 अगस्त माफ कीजिएगा 6 अगस्त 1952 ईस्वी में की। कब की गई, 6 अगस्त 1952 ईस्वी को की गई। इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके पदेन होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। और इसमें सभी राज्यों, इसमें इसके सदस्य में सभी कैबिनेट मंत्री, सभी कैबिनेट मंत्री, नीति आयोग के सभी सदस्य, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक शामिल होते हैं। आशा है समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि भारतीय संविधान में माफ कीजिएगा थोड़ा पानी पी लेते, खांसी बहुत आ रही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल कानून है। दल बदल कानून कौन से अनुसूची में है। आपका ऑप्शन है दूसरी अनुसूची, 10वीं अनुसूची, या चौथी अनुसूची, या तीसरी। इन 4 अनुसूचियों के ऑप्शन में से बताना है कि कौन सी अनुसूची में भारतीय संविधान में दल बदल कानून का वर्णन है। 10 सेकेंड है आपके पास कुल। आपको कमेंट करके इसका सही सही उत्तर बताना है कि भारतीय संविधान में निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल कानून है। दूसरी सूची, 10वीं सूची, चौथी सूची, या तीसरी सूची में। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 10वीं सूची में दल बदल कानून का वर्णन किया गया है। कहता है भारत संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून का समाहित है। इसे 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा शामिल किया गया है। कब हुआ संशोधन, तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा इसे शामिल किया गया भारत के 10वीं अनुसूची में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति कर सकता है। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति कर सकता है। आपको बताना है कि ऑप्शन ए भारत का महान्यायवादी, या बी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, या सी एक राज्य का राज्यपाल, या डी उपरोक्त में से सभी। इन सभी राज्यों में से इन सभी ऑप्शनों में से बताना है किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकता है।
आपके पास कुल 10 सेकेंड है, कमेंट करके जल्दी बताइए किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकता है। भारत का महान्यायवादी, बी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, सी एक राज्य का राज्यपाल या उपरोक्त में से सभी। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। इन तीनों महान्यायवादी का भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नियंत्रण एवं महालेखा जिसे कैग कहते हैं इसकी भी नियुक्ति करता है, और एक राज्य का राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स को देखते हैं। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। किसके अनुसार? 76 के अनुसार। दिख रहा है 76 के अनुसार महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 148 के अनुसार नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जिसे कैग कहते हैं उसकी नियुक्ति करता है, और 155 के अनुसार किसी राज्यपाल की नियुक्ति करता है। आशा है आपको समझ में आ रही होगी तीनों के बीच किसकी किसकी नियुक्ति कब। महान्याय के 76 के अनुसार, कैग का 148 के अनुसार, और इसकी 155 के अनुसार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपति में कौन दार्शनिक राजा था, दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है। आपको बताना है कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें दार्शनिक राजा और दार्शनिक शासक कहते हैं, अर्थात वो दर्शन के पढ़ाई भी किए थे, फिलोसफी में पढ़े भी थे। आपको बताना है डॉक्टर अब्दुल कलाम, बताइए तो साइंस से रिलेटेड है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राधा कृष्ण या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन 4 ऑप्शनों में से बताना है जो कौन से ऐसे राष्ट्रपति हुए जो दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में नियुक्त हुए थे। सही उत्तर क्या होगा? कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए हमें। आपके पास कुल 10 सेकेंड है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राधा कृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति। भारत के दूसरे राष्ट्रपति, इसका कार्यकाल 13 मई 1962 से लेकर 13 मई 1967 ईस्वी तक था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है। भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और प्रथम उपराष्ट्रपति थे। आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का 21वां क्वेश्चन, ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? आपको बताना है ओकला स्पीड टेस्ट में भारत की रैंक क्या है। ग्लोबल मोबाइल इंटरनेट स्पीड के आधार पर देश को रैंक करता है। आपको बताना है भारत में जो इंटरनेट स्पीड है जिसका सर्वे कौन किया था? ओकला स्पीड टेस्ट ने किया था, ग्लोबल इंडेक्स ने बताया था भारत का रैंक क्या कहलाता है, इसमें कितना है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए आपका नेट का स्पीड कितना है पूरे वर्ल्ड में। भारत का ये बताता है ओकला स्पीडोमीटर। तो बताना है भारत का पोजीशन कितना नंबर में है। ए ऑप्शन 101 में, बी 111 में, या सी 121 में, या डी 131 में। इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि ओकला स्पीडो टेस्ट ग्लोबल में भारत का रैंक कितना है। बताइए कितना है। इसका ऑप्शन है, आंसर होगा ऑप्शन डी 131। क्या होगा इसका आंसर? 131। तो ओकला स्पीडो टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत को 131वां स्थान दिया गया था, और दुनिया में दक्षिण कोरिया को पहला स्थान मिला जहां 121.00 MBPS मतलब MB पर सेकेंड का स्पीड देता है। 121 MB पर सेकेंड का स्पीड देता है दक्षिण कोरिया में, और भारत कौन सा पोजीशन पे है? 131वां पोजीशन पे है। भरिए 4G अब मिलता है 2G, वही हिसाब है 31वां पोजीशन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है, श्री गुरु तेग बहादुर की 400वीं जन्म जयंती के लिए मनाने के लिए गठित समिति के प्रमुख में से कौन है? प्रमुख कौन हुए? आपको बताना है कि ओम बिरला, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, प्रहलाद सिंह पटेल, या पीएम नरेंद्र मोदी जी गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती के लिए गठित के प्रमुख थे। कौन थे? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। ऑप्शन आपके पास दिया गया है, आपके पास समय है 10 सेकेंड का। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, पीएम नरेंद्र मोदी। कौन सा होगा इसका उत्तर? ऑप्शन डी, पीएम नरेंद्र मोदी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंडिया पोस्ट ने किन देश के साथ
इंडिया पोस्ट ने किन देशों के साथ शिपमेंट से संबंधित डाटा के इलेक्ट्रॉनिक्स आदान प्रदान के लिए डाक सेवा पर हस्ताक्षर किया है? तब आपको बताना है कि इंडिया पोस्ट ने किन देशों के साथ, इन जो नीचे मेंशन किया गया, ऑप्शन दिया गया है, देशों के साथ डाटा शिपमेंट, डाक शिपमेंट से संबंधित डेटा के इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान के लिए डाक सेवा पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन है ए है जर्मनी, बी इंग्लैंड, सी यूएसए या डी फ्रांस। इसका सही उत्तर क्या होगा? आपके पास ऑप्शन है, समय है 10 सेकेंड का, कमेंट करके बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ये करंट से संबंधित क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यूएसए। भारतीय इंडिया पोस्ट ने किनके साथ किया है? तो यूएसए के संग किया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भी करंट से संबंधित है। अगले 10 महीनों में भारत में 1 लाख से अधिक महिलाओं को, अगले 10 महीनों में भारत में 1 लाख से अधिक महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए किस तकनीकी दिग्गज ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम जिसे एनएसडीसी के साथ सहयोग किया है? आपका ऑप्शन है IBM या माइक्रोसॉफ्ट या इंटेल या इन्फोसिस। इन चार कंपनियों ने किसके साथ किया है? इन चार ऑप्शन कौन सा ऐसा कंपनी है जो डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम से टाई अप किया है? तो आपको बताना है, आपके पास भी ऑप्शन भी है, समय भी 10 सेकेंड है। इसका उत्तर बताइए और कमेंट करके जल्दी जल्दी इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा माइक्रोसॉफ्ट, बी ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और इस सेशन का अंतिम नॉट द लिस्ट लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन कर रहा है नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट स्टोरीज फ्रॉम, नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट स्टोरीज फ्रॉम शीर्षक पुस्तक किसने लिखी है? सौरभजीत सिंह ने, अरुंधति राय ने, सुधा मूर्ति ने या नताशा शर्मा ने? इन चारों में से बताना है कि इस पुस्तक नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम के लेखक या लेखिका कौन है? सही उत्तर बताइए इसका क्या होगा? आपके पास ऑप्शन भी है, टाइम भी है 10 सेकेंड का, कमेंट करके बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सर्वजीत सिंह। क्या नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम के लेखिका कौन है? सर्वजीत सिंह, जो 1984 के दंगों पर आधारित है। होपली आप आज का सेशन बहुत एंजॉय किए होंगे। आशा करते हैं आपको इससे बेनिफिट मिले और नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में और आपका फ्यूचर मंगलमय हो, इसी की कामना करते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जहां हम लोग फिर से 25 क्वेश्चनों को स्टैटिस्टिक्स जी का करंट अफेयर का डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे और जॉब लेंगे और जॉब भी करेंगे, अपने कर्तव्य को निभाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट सेशन में, यही टाइम 7 से 8 के बीच। आशा करता हूं आपको इससे बेनिफिट ले रहे होंगे। बेनिफिट ले, दूसरों को बेनिफिट कीजिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच।